चलो अभी कंपनी में हमने स्टार्ट किया था डिबेंचर्स, राइट। डिबेंचर्स में मैंने आपको बोला था डिबेंचर में थोड़ा सा चेंज है। जब आप एंट्रीज पास करते हो तो चेंज क्या है, जब एंट्रीज पास की जाएगी तब चेंज क्या होगा, बोलो चेंज क्या होगा? हाँ, चेंज क्या है? जिस दिन डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं उस दिन पता होता है लॉस कितना होने वाला है, तो हम लॉस के लिए एंट्री करके रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए में डिवेंचर्स इशू किए थे और 102 पे रिडीम होने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपए आ गए, देते वक्त कितने दिन है, 102, तो ऊपर के 2 रुपए क्या है, लॉस है, तो उस लॉस को बुक करना है। और ये लॉस किस वजह से हो गया, प्रीमियम पेएबल। ये प्रीमियम पेएबल कब बनता है, कब बनता है, जब रिडिम्पशन हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 100, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 100, बाद में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना 2, टू डिवेंचर्स अकाउंट कितना 100, फेस वैल्यू जाती है डिवेंचर अकाउंट में हमेशा 2, प्रीमियम पेएबल कितना 2। तो इस तरह से 102 की एंट्री हो गई, मतलब जो प्रीमियम फ्यूचर में देना है उसकी भी एंट्री हमने आज ही की है, उसकी एंट्री भी हमने आज ही की है। समझ में आया? उसकी जगह पे दूसरा हो गया 98 रुपीज पे डिबेंचर्स इशू किए और वापस करते वक्त 100 करने, मतलब ये प्रीमियम देना है कि डिस्काउंट दिया है, क्या हुआ, डिस्काउंट दिया, प्रीमियम नहीं देना है। याद रखना पहले केस में क्या था, 100 रुपीज थे और 102 दिन है, मतलब फेस वैल्यू से ऊपर जो दिया जाता है वो प्रीमियम। अभी तो फेस वैल्यू से ऊपर कुछ भी नहीं दे रहे ना, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 98, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट 98, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2, टू डिवेंचर्स कितनी वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 100 ट्रांसफर की जाएगी। समझ आ गया? कोई डाउट है, कोई शक? ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अगर आपने 100 पे ही शेयर्स लिए, सॉरी 100 पे ही डिवेंचर्स लिए और 100 ही वापस करने, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, सिंपल। उसमें तो कोई लॉस हो गया कुछ भी नहीं ना, बराबर। मतलब जहां पे लॉस दिखाई देता है उसकी इमीडिएट प्रोविजन करनी है। अभी आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, ध्यान देना। अभी ये लॉस को कैसे एडजस्ट करना है, लॉस को कैसे एडजस्ट करना है पी एंड अकाउंट में। अभी ये लॉस जो है वो 1 साल का है या नहीं है, ये सबसे पहले डिसाइड करो। मैंने पैसे लिए 5 साल के लिए, मैंने डिबेंचर्स इशू किए कितने साल के लिए, मैंने डिबेंचर्स इशू किए 5 ईयर्स के लिए, और वो 5 साल के लिए 1 लाख डिबेंचर के पीछे 2 रुपए, मतलब 2 लाख का नुकसान उठा रहा हूं मैं। मतलब ये जो 2 लाख का नुकसान है उसका बेनिफिट 1 साल में नहीं मिल रहा, 5 साल में। समझ में आ रहा है ना? मतलब पी एंड अकाउंट में हमेशा उतनी ही अमाउंट जानी चाहिए जितना आपने बेनिफिट उठाया। तो बेनिफिट आपने कितना उठाया, कितना उठाया, हर साल 40,000। अब इसमें एक ध्यान रखना, हाउ टू, यहां पे मेन ये अच्छे से समझ लेना, हाउ टू लिख लेना समझ में, हाउ टू राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब क्या, डिडक्ट करना या एडजस्ट करना, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक डिबेंचर्स, सॉरी, डिबेंचर्स रिडीमेबल
by paying equal installments अभी देखो पहले में मैंने क्या बताया, डिबेंचर्स रिडीमेबल एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर लिख देना, लास्ट ईयर ऑफ लाइफ ऑफ डिबेंचर। और दूसरे केस में क्या है, डिबेंचर रिडीमेबल बाय पेइंग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। पहला क्या है कि डायरेक्टली 5 साल बोला है ना, 5 साल के बाद में ही पेमेंट मिलेगा, उसके बीच में मांगने भी मत आना, समझ में आ गया। और दूसरे केस में क्या है, हर साल हम आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, 5 साल में आपका पैसा खत्म कर देंगे। मतलब आप देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, डिबेंचर जो है उसकी वैल्यू है 10 लाख। कितने के डिबेंचर से बोलो, 10 लाख। अब ये 10 लाख जो है वो हम बोलेंगे 5 साल बाद डायरेक्टली आ जाओ 10 लाख लेके जाओ, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, ये दूसरा तरीका क्या है, हर साल 2 लाख लेके जाओ। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला तरीका क्या है, 5 साल बाद आओ 10 लाख लेके जाओ, बीच में आना भी मत। और दूसरे केस में क्या है, हर साल 2 लाख लेते जाओ। अभी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि पहले केस में कौन सा, डिबेंचर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर ऑफ लाइफ ऑफ डिबेंचर, उस केस में 10 लाख रुपए आप वापस करने वाले हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पहले साल में कितनी अमाउंट यूज की, 10 लाख में से कितनी अमाउंट यूज की पहले साल, कितनी, 10 लाख में से पहले साल कितनी अमाउंट हमने यूज की। और इतना आवाज कम क्यों, कॉन्फिडेंस, ऐसे जोर से, हाँ कितना, हाँ कितनी अमाउंट यूज की, 2 लाख, एकदम गलत। आपने पहले साल अमाउंट यूज की 10 लाख। झूठ बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ऐसा हो गया वो, हाँ तो जोर से बोलो, झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो। अरे 10 लाख यूज की ना, लेते वक्त कितने पैसे लिए आपने उनके पास से, 10 लाख। तो ऐसा किया कि आपने 2 लाख यूज किए, 8 लाख रख के सेफ बाजू में कि नहीं अगले साल यूज करेंगे। 10 लाख यूज किए ना आपने, कुछ तो भी मशीनरी परचेस की होगी आपने पहले साल में, मान लो तो 10 लाख की परचेस की। तो ऐसी केस में वहां पे क्या हो गया कि आपने पहले साल 10 लाख यूज किए, सेकंड ईयर में कितनी यूज किए, सेकंड ईयर में क्यों, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में कितने, 0 यूज किए, कितने यूज किए बोलो जो से कॉन्फिडेंस के साथ, आवाज नहीं आ रहा सर अभी नहीं बोलेंगे हम, हाँ ठीक है। तो 0 आंसर इज 10 लाख। अरे सिंपल बात है कि वो 10 लाख दे के गया और डायरेक्टली 5 साल बाद आके अपने पास से 10 लाख लेके जाएगा। मतलब 5 साल तक हम 10 लाख के 10 लाख यूज करें, हर साल ऐसा डिवाइड नहीं करते ना हम कि इस साल 2 लाख यूज करेंगे अगले साल 8 लाख यूज करेंगे, ऐसा थोड़ी डिवाइड करते हैं। अगर सिंपल बात है, मैंने फ्लैट ले लिया, ठीक है, मान लो अरे वो जो आपने एग्जाम्पल सुना, ठीक है, कि मैंने फ्लैट लिया, तो वो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था, मैंने कुछ लिया नहीं है, ठीक है। मेरी पोजीशन देख के आपको लगेगा भी मैंने फ्लैट लिया होगा, हाँ ठीक है, ठीक है चलो, हाँ ध्यान दो। तो मैंने फ्लैट लिया, उसके लिए मैंने 20 लाख का लोन ले लिया। 20 लाख का अगर लोन ले लिया उसके लिए मैंने, तो 20 लाख का जो लोन लिया है, ओके, वो मैं बिल्डर को ये कहूंगा कि इस साल 2 लाख देता हूं, अगले साल 2 लाख देता हूं, उससे क्या अगले साल 2 लाख देता हूं। 20 लाख लिए इमीडिएटली वो बिल्डर को दे दूंगा ना। इसका मतलब मैंने कितनी यूज किए, 20 लाख। मेरे पास एसेट कितनी बन गई, मान लो 20 लाख, मान लो 20 लाख की। अगले साल कितनी की एसेट है, 20 लाख की, क्या प्रॉब्लम है ना। मतलब उस एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 लाख का ही है ना। पैसे जितने लिए उतने में यूज कर रहा हूं, डिप्रिसिएशन का नहीं ना। मतलब मुझे पैसे तो वापस 10 लाख ही करने हैं उसको, या 20 लाख ही करने हैं। डिप्रिसिएशन तो एसेट का होता है।
ठीक है, बट थिंग इज दैट जितना मैंने 10 लाख ले लिया उतना मुझे क्या है कि वापस करना है, तो हर साल मेरे पास उसका ओपनिंग बैलेंस कितना बचेगा, 10 लाख ही बचेगा ना। इंटरेस्ट हो गए वो अलग बात है, बट 10 लाख तो बनेगा ना। ठीक है, तो यहां पे क्लियर। ओके, तो यहां पे देखो, अभी मेरा कहना ये है कि इसके ऊपर आपने 1 लाख का जो लॉस उठाया डिस्काउंट हो गया, 10 लाख के पीछे जो 1 लाख का, मतलब मान लो कि कैसे एक 100 रुपए में डिवेंचर लिए थे, 110 देने हैं, तो 10% एक्स्ट्रा देना है ना, तो 1 लाख एक्स्ट्रा देना है उनको वापस करते वक्त। अभी ये 1 लाख रुपए का जो डिस्काउंट है या जो लॉस है वो कैसे अलोकेट किया जाए 5 साल में। हाँ ये भाई है, बट कैसे, कितनी अमाउंट, कितना, 20-20 हजार, क्यों, लॉजिक चाहिए मुझे, 5 साल है ये लॉजिक नहीं है। हाँ हाँ, उस हर साल उतना रिजर्व किया। ओके, और नहीं वो दूसरे साइड के नहीं, पहले साइड के बोल रहा हूँ, आप कहाँ पे गए पहला ही चल रहा है। 20,000 करेक्ट है, जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है 20,000, बट 20,000 क्यों, देखो सिंपल बात है। हाँ कोई बोल रहा है, ठीक है, तो 5 साल यूज किए, बट देखो 5 साल में कैसे यूज किए, 5 साल में हर साल 10 लाख यूज किए, इक्वल है, ये रीजन है। हर साल मैंने 10 लाख ही यूज किए, मतलब अगर ध्यान दो, दूसरे सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, सेकंड सिचुएशन में मैं डिफरेंस बता देता हूं। सेकंड सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, 2 लाख वापस करता हूं, तो पहले साल मैंने कितने यूज किए, पहले साल मैंने कितने यूज किए पहले साल 10 लाख यूज किए, परफेक्ट, ठीक है, पहले साल आपने 10 लाख यूज किए सेकंड केस में, बाद में 2 लाख वापस किए, कितने यूज किए सेकंड ईयर में, 8 लाख, थर्ड ईयर में कितने यूज किए, 6 लाख, फोर्थ ईयर में कितने यूज किए, 4 लाख, और फिफ्थ ईयर में 2 लाख। उसमें क्या होता है, यूज करने का पैटर्न चेंज हो रहा है, बट पहले मेथड में क्या है, 10 लाख लिए डायरेक्टली 5 साल बाद 10 लाख देंगे, मतलब 5 साल में अपने पास बैलेंस कितना था उसका, 10 लाख ही था ना, कांस्टेंट था, तो 5 सालों में अगर मैं इक्वल अमाउंट यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका जो राइट ऑफ होना चाहिए लॉस, वो भी कितना होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। इस वजह से पहले केस में कितना होना चाहिए, हर साल 20,000 ये आना चाहिए, बट सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, जितना यूज किया उस हिसाब से डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ करना चाहिए। सेकंड केस में क्या होगा, क्या पहले साल कितना यूज किया, बोलो, 10 लाख, सेकंड ईयर 8 लाख, थर्ड ईयर 6 लाख, फोर्थ ईयर 4 लाख, फिफ्थ ईयर बोलो, फिफ्थ ईयर कितना, 2 लाख, इतना यूज किया ना, क्योंकि हर साल 2 लाख वापस किए, तो 2 लाख से बैलेंस कम हो रहा था, बाकी पैसे अपने पास थे वो हम यूज कर देते, ठीक है। तो इस वजह से पैटर्न क्या बना, 10S2, 8S2, 6S2, 4S2, 2, टोटल कितना आता है, 28, 18, 24, 30 आ रहा है क्या, 30 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 10, पहले साल का उतना, दूसरे साल का कितना, 10 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 8, मतलब जितना अमाउंट हमने उस साल यूज किया उस प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं। तो पहले साल कितना राइट ऑफ होगा, 3 लाख, 10 लाख लिया है मैंने, नहीं 10 लाख नहीं 1 लाख ही है ना, अपने एग्जाम्पल में 10 लाख वैल्यू ली है और 1 लाख डिस्काउंट लिया या प्रीमियम दिया, तो बोलो कितना आता है, 33,333 पहले केस में आएगा, सेकंड केस में कितना आएगा, 1 लाख, डिस्काउंट 1 लाख माना है ना हमने, और 10 लाख टोटल वैल्यू बोली है, डिस्काउंट राइट ऑफ करना है ना हमें, 26,000 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझो सिंपली, अगर आपको याद क्या रखना है, पहले केस में डिबेंचर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ डिबेंचर, उस वक्त क्या करना है, उस वक्त क्या करेंगे बोलो, हाँ उस वक्त क्या करेंगे, हाँ उस वक्त क्या करेंगे, हर साल हम अमाउंट इक्वल यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से डिस्काउंट भी क्या होना चाहिए, इक्वली राइट ऑफ होना चाहिए, तो इस वजह से 5 साल में 20 इस तरह से राइट ऑफ करेंगे। और सेकंड मेथड में क्या होता है, ये एवरी ईयर देयर इज रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट,
it means in the beginning we used higher amount and at the end we used lesser amount. तो पैटर्न कैसा होना चाहिए, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड वाला, याद है डिप्रिसिएशन में क्या होता है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, 5 साल है तो पहले साल कितना 5, दूसरे साल कितना 4, ठीक है, तीसरे साल 3, वही है ये 10 8 6, ये क्या है 10 मतलब क्या 5 ना, ठीक है, पहले साल में 5 साल है तो पहले साल में 5 प्रोवाइड करो, सेकंड ईयर में 4 3 2 1, क्लियर। सो वहां पे लिख देना इन दिस केस क्या करना है बोलो, समझा केदार, समझा ना, इन दिस केस डिस्काउंट ऑब्लिक in this case discount oblique loss shall be written off equally every year over life of debentures. WO मतलब क्या, रिटर्न ऑफ ऑन सम ऑफ सम ऑफ years digit method, sum of years digit method, हाँ, सम ऑफ years digit method मतलब सम ऑफ years digit method मतलब क्या, if life is, लॉजिक भी समझ में आया ना, वाई सम ऑफ years digit method, पहले साल में ज्यादा प्रोवाइड करो, मतलब सिंपली इफ लाइफ इज 5 years तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 बराबर ईयर्स, तो कितना वेट कितना असाइन करेंगे पहले साल को 5, सिंपली इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, हमने पहले साल 5 इंस्टॉलमेंट्स यूज किए, 2-2 लाख के 5 इंस्टॉलमेंट पहले साल यूज किए, तो डिप्रिसिएशन भी सॉरी डिस्काउंट भी उतना ही राइट ऑफ होना चाहिए। दूसरे साल कितने यूज किए 4 यूज किए ना, 2 लाख के 4, थर्ड ईयर में कितने 3 2 1, तो जितना यूज किया उतना ही राइट ऑफ होना चाहिए, क्लियर। तो टोटल कितना आता है 15, टोटल कितना आता है 15, इफ डिस्काउंट इज 15,000 तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है, इंटू 5 ना, $4,000, क्या हुआ, कैसे आवाज निकल, ठीक है
डन, आगे। अगला, ठीक है, अगला एक कंसेप्ट देखना अपने आपके नोट्स में होगा, ठीक है, वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज एन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज एन collateral security. What is collateral security? We can say additional security. Additional मतलब पहले कुछ तो भी security दी है प्लस ये additional दी है, additional oblique secondary, additional oblique secondary. This security मतलब मैंने कोई लोन ले लिया तो लोन के बदले में ऑलरेडी, ध्यान देना, मान दो लोन के बदले में ऑलरेडी मैंने मशीनरी रखी है गिरवी, तो मशीनरी रखी है प्लस मैंने अपने डिवेंचर्स भी दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिवेंचर्स क्या रखे एज एन कोलेटरल, एज एन सेकेंडरी। मेन कौन सी है, मेन सिक्योरिटी कौन सी है, मशीनरी। सो दिस इज गिवन एज एन सिक्योरिटी। समझ आ गया, एडिशनल सिक्योरिटी। अभी यहां पे पहली बात एक समझो, हमने डिवेंचर्स, कंपनी के डिवेंचर्स है, कंपनी के डिवेंचर्स, अभी वो कंपनी के पास है, कैसे कैसे मतलब कंपनी ने पहले इशू किए होंगे पब्लिक को और पब्लिक के पास से बाद में रिडीम कर लिए, तो अभी कंपनी के पास क्या पड़े हैं, वो डिवेंचर्स पड़े हुए। तो कंपनी कह सकती है हमें लोन दे दो, किसी बैंक को कह सकती है लोन दे दो, और एज एन एडिशनल सिक्योरिटी हम डिवेंचर्स भी रखते हैं। आपको तो मशीनरी देंगे प्लस डिवेंचर्स भी आपके पास रख देंगे, बाय। अभी डिवेंचर मतलब क्या, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, आपने पढ़ा हुआ है। मतलब क्या एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट मतलब क्या, जिसके पास वो डिवेंचर्स होंगे उनको कुछ पैसे लेने का हक बनता है, अपने पास से, कंपनी के पास से कुछ पैसे लेने का हक बनता है कि वो पैसे हमने पहले दिए थे, अभी वो पैसे वापस चाहिए, तो हमने वो भी उनके पास रख दिया, सर्टिफिकेट भी रख दिए और एक मशीनरी भी रख दी फॉर एग्जांपल, मतलब उनको एडिशनल सिक्योरिटी मिल रही। बाय कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब क्या, सेकेंडरी, ओके, कि ये भी रख लो आपके पास। तो ऐसी केस में अभी आप मुझे बताओ, क्या हमने डिवेंचर्स बेचे हैं, क्या हमने डिवेंचर्स बेचे हैं, नहीं। तो अगर डिवेंचर बेचे नहीं है तो बैंक को इन डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, नहीं देना है। इंटरेस्ट क्या देना, बिल्कुल बात ही नहीं बनती है। क्यों, बेचा ही नहीं ना, मतलब आपने मेरे पास से डिवेंचर परचेस किए होते तो आपके पास से मुझे लोन मिलता, और उसके ऊपर का मतलब क्या है कि मैं डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देता। लेकिन बैंक के, थोड़ा सा ठीक से समझो ये बात, बैंक के पास से मैंने लोन लिया, बैंक के पास से लोन लिया, उसके लिए दूसरी एक सिक्योरिटी दी होगी और प्लस डिवेंचर्स दे रही है। डिवेंचर के लिए उन्होंने कुछ पैसे दिए क्या, नहीं दिए। जो लोन उनसे लिया बैंक से, उसके लिए मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, डोंट वरी। जो बैंक से लोन लिया उसके लिए मैं इंटरेस्ट देने वाला हूं, बट ये जो डिवेंचर उनके पास रखे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने डिवेंचर्स मेरे पास से परचेस नहीं किए। फर्क समझ में आ रहा है आपको, डिवेंचर मेरे पास से परचेस किए क्या उस बैंक ने, नहीं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा, लोन के ऊपर, लोन के ऊपर मिलेगा। अभी अगला क्वेश्चन ये आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डिवेंचर के एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री क्या की जाए। एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी रखा ना आपने, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या की जाए, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ है, बेचा नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ऐसा लगता है आपको, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। सर नहीं बोलेंगे, आप बाद में बोलते हो गलत गलत है, हम नहीं बोलेंगे, जाओ। हाँ, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, ओके, देखो लोन के बदले में सिक्योरिटी दी तो सेल नहीं हुआ है ना। अरे किसी के पास मान लो कि मैंने गुड्स आपके पास गिरवी रखे, इसका मतलब आपने परचेस किए, कुछ नहीं है ना, हाँ, तो उस क्या, मैंने आपके पास कुछ गुड्स, बैंक लोन की एंट्री की जाती है, बट सिक्योरिटी दी, उसकी एंट्री कहां पे होती है, आज तक पढ़ी है क्या आपने, कोई चीज सिक्योरिटी करके रख दी, उसकी एंट्री कभी की है क्या आपने आज तक, लोन की एंट्री की है। लोन की एंट्री क्या होगी आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, भाई लाइबिलिटी बढ़ गई ना, लोन बढ़ गया तो उसको क्रेडिट और कैश आ गई डेबिट, तो ये एंट्री आपने की है। बट सिक्योरिटी, लोन के लिए कुछ सिक्योरिटी दी, उसकी एंट्री की है क्या, आज तक की है क्या,
नहीं नहीं, एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, एंट्री तो की ना 11 12 में। हाँ हाँ, मतलब कॉमर्स वालों ने एंट्री की है। कौन से टीचर ने पढ़ाया आपको एंट्री करने के लिए? जब रोहन सर, अरे सिक्योरिटी की बात तो आज पहली बार चल रही है अपनी अपनी क्लास में। की या नहीं की इतना तो पता होगा ना, भूल गए? तो सिक्योरिटी, एज एन सिक्योरिटी रखने के लिए आपने कोई एंट्री पास नहीं की है आज तक। कहां पे एंट्री पास किया? ऐसा कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि नहीं सिक्योरिटी रखी उसकी एंट्री क्या है। सिक्योरिटी पे रखा मतलब अपना ही पैसा, अपनी चीजें ना, वो बेची ही नहीं, उसे रेंट पे भी नहीं दी, कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो एंट्री नहीं की। बट एंट्री नहीं करनी जरूरत नहीं है, बट अगली बात की नहीं सर मुझे एंट्री करनी है, म्हणजे मराठी म्हणतात खास, ओके, खुजली खुजली, सर नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है सर, कंट्रोल सर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ सर एंट्री करनी है, आप बताओ कि एंट्री करनी है, एंट्री क्या कर? एक्चुअल में आपने वो बेचा नहीं है, आपको पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं देना है, डिबेंचर सिर्फ रखने के लिए दिए, ऐसा मान के चलो, समझ आ गया? तो ऐसे केस में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप एंट्री करना चाहते हो, अगर चाहते हो, मतलब खुजली, ठीक है, खुजली वाली एंट्री कि नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसा एंट्री करनी है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप एंट्री पास कर सकते हो। एंट्री क्या पास करोगे? तो डिबेंचर गए, डिबेंचर को क्रेडिट, ओके, और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आया ना बदले में, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, एंट्री क्या आ जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और जब वो सिक्योरिटी वापस ली जाएगी, पैसा दे, उनका लोन क्लियर कर दिया, वो लोन की एंट्री अलग रहती है, याद रखना। आपके दिमाग में आएगा सर आपने लोन का कुछ बोला ही नहीं, लोन की एंट्री अलग होती है ना, लोन का कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो अलग है, और सिक्योरिटी क्या, वहां पे क्या बोल रहा हूं, एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने एंट्री की तो भी क्या करनी है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जब वापस करेंगे तो वापस करेंगे पैसे, तो बैंक लोन का अलग एंट्री बनेगी, और सिक्योरिटी वापस ली उसकी एंट्री क्या है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। बैंक लोन की एंट्री अलग, मैं ये डिबेंचर एज एन सिक्योरिटी रखने की एंट्री बोल रहा हूं। क्लियर, समझ में आ गया? तो एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी, एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उस केस में इट इज नॉट ट्रांजैक्शन, it is not transaction, no entry is required, plus there is no need to pay interest, इंटरेस्ट पे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड प्लस देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट, करेक्ट है? अभी आप देखो, ध्यान देना, if company is willing
पास एंट्री, कौन सी एंट्री? खुजली वाली एंट्री, नहीं करना, ये नहीं करना है। हाँ, तो ऐसी मराठी में वो सुनना अच्छा नहीं लगता, हिंदी में थोड़ा सा ठीक लगता है। हाँ मराठी में खास, और हिंदी में खुजली। हाँ, नहीं कंट्रोल नहीं होता ना, कि मैंने बोला कि नहीं करने की जरूरत नहीं, नहीं करना है फिर भी करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसे खुजली वाली एंट्री बुलाता हूँ मैं उसे। तो ये एंट्री कौन सी है? कौन सी है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू narration being debentures are debentures given to bank as collateral security। आगे बोलो। In case of repayment of loan and securities taken back, बोलो। हाँ, डिबेंचर्स entries for shall be passed separately। ठीक है, डन। कोई डाउट है? नो? अभी दो, ये दो चीजें लिख ली अभी, और एक याद रखना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट को कितना डेबिट किया जाता है? डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कितना डेबिट किया जाता है पीएनएल अकाउंट में? सारा मतलब कितना? जितना हुआ है, जितना एक साल में, बराबर, एक साल में जितना पे किया इंटरेस्ट पूरा डेबिट कर देना। याद रखना, मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट इंटरेस्ट ऑफ होल ईयर
whether paid or not paid. Right, debited to P&L account interest of whole year whether paid or not paid. मतलब आउटस्टैंडिंग है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा बताया गया 6 महीने का पे किया, 6 महीने का नहीं पे किया है, फिर भी P&L अकाउंट में कितना जाएगा 12 मंथ्स का, क्योंकि P&L अकाउंट में इस साल के इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं वेदर इट इज पेड और नॉट पेड. हम इनका P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक्चुअल बेसिस पे, कैश आया गया उस बेसिस पे नहीं, इस साल के खर्चे कितने, इस साल का इनकम कितना है, तो वेदर इट इज पेड और नॉट पेड सभी जाना चाहिए. ठीक है. और interest accrued but not due. Shall be shown on liability side. कौन सी साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे. अब ये क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, क्या होता है ये इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, बट ये ऐसा नाम देने की क्या जरूरत है, देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? पैसे नहीं थे, अब कुछ भी कोई, ये पैसे नहीं थे, हाँ पैसे नहीं दिए. क्यों नहीं दिए, इसका मीनिंग समझो ठीक से, इंटरेस्ट देना था, आप बोल रहे हो सही है, बट नॉट ड्यू मतलब उसकी ड्यू डेट नहीं आए. समझ लो यहाँ पे एक कंसेप्ट ठीक से समझ लो, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको. पहला इंटरेस्ट जो भी इस साल का है पूरा डाल देना है, ठीक है. और याद रखना इंटरेस्ट जब P&L अकाउंट में डालते हो, कब इशू किए थे डिबेंचर वो भी सोचो. मतलब मान लो मई महीने में इशू किए हो डिबेंचर्स, तो इस साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, मई टू मार्च, 11 मंथ्स का. अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट देख लो, इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर हमेशा साल में 2 बार मिलता है. वो 2 डेट्स कौन सी हो सकती है, 6 महीने के बाद, कितने महीने के बाद, 6 कौन थे, कितने, 6 हाँ. तो 6 वो 6 कौन से हो सकता है, या तो 30, ध्यान दो, 31 मार्च या 31 मार्च और 30 सितंबर, 6 महीने का स्लॉट. या फिर दूसरा कौन सा स्लॉट हो सकता है, 31 दिसंबर टू 30 जून. 2 डेट कौन से हो सकते हैं, देखो, या तो कैलेंडर ईयर से या फिर फाइनेंशियल ईयर से. कैलेंडर ईयर से कौन सा आता है, 30 जून एंड 31 दिसंबर. और फाइनेंशियल ईयर से कौन सा आता है, 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर से पहले, 6 महीने के बाद में, ठीक है. 30 सितंबर 31 मार्च, समझ आ गया. अभी क्या हो रहा है देखो, ध्यान दो. अगर आपकी पेमेंट की डेट कौन सी है, 1 अप्रैल आपका क्या है, ईयर स्टार्ट हो गया, बराबर, ईयर स्टार्ट हो गया, कब तक है, 31, कब तक है बोलो, 31 मार्च. और आपका जो पेमेंट डेट है, ध्यान से सुनना, आपका जो पेमेंट डेट है, वो पेमेंट डेट जो है, ड्यू डेट कौन सी है, 30 जून. बाद में अगली कौन सी आएगी, अब बोलो 30 जून के बाद में कितनी आएगी, 6 मंथ, कितनी आएगी, 31 दिसंबर. अगली कब आने वाली है, नेक्स्ट कब आने वाली ड्यू डेट, भाई यहां पे पे किया होगा, पेड, यहां पे भी पेड, करेक्ट है. अगली ड्यू डेट कब आने वाली है आपको लगता है, 30 जून ना, अगला. अगे तो ये 2019 मान लो, ये 2020 मान लो, राइट.
अगला आने वाला है इस दिन 30 जून को, 30 जून को। क्या ये ड्यू डेट, बराबर, ड्यू डेट ये आने वाली है। अभी हम बैठे यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, राइट। यहाँ पे हम क्या करें, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो क्या होगा बोलो, हाँ कितने दिन का, अरे ये जो 3 महीने है, जनवरी फरवरी जान फेब मार्च, ये 3 महीने की क्या है, अगर एक्रूड तो 3 महीने हो चुके हैं ना, मतलब इंटरेस्ट देना बनता है, बट वो दिया क्यों नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई। ड्यू डेट कब आने वाली है, 30 जून को, समझ आ गया। तो ये जो 3 महीने है, ये 3 महीने क्या है, ये जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स एक्रूड बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू, ड्यू डेट नहीं आई उसकी, समझ में आ गया। तो उसे हम लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे, और ये इस साल का इंटरेस्ट है, इस वजह से पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वो तो पीएनएल अकाउंट में वैसे भी 12 महीने का जाता है ना, तो उसमें इंक्लूड होकर 3 महीने का जाएगा, 3 महीने इंक्लूड ही होंगे उसमें। अभी आप मुझे बता देना, अगर इसी का भी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, कहता हूं कि ड्यू डेट जो है आपकी वो है 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो क्या होगा, 30 सितंबर एंड 31 मार्च है, तो क्या होगा, हाँ 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अरे तो देखो ना, वहां पे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा ना। 31 मार्च की डेट आ रही है, और 31 मार्च के दिन की बैलेंस शीट बना रहे, 31 मार्च के डेट पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो उसमें तो ऐसा होगा ही नहीं कि ड्यू डेट आई नहीं, तो वहां पे तो पूरा पे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और इन केस 31 मार्च को पे नहीं हुआ, तो कितने दिन का पे नहीं हुआ, 6 महीने का ना, वो आप इंटरेस्ट एक्रूड करके दिखा दो, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखा दो। लेकिन जब आपका फाइनेंशियल ईयर और आपकी ड्यू डेट्स मैच नहीं करती है, जैसे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, लेकिन ड्यू डेट कौन सी है, 30 जून एंड 31 दिसंबर, तो ये मैच नहीं करे ना, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो सकता है, या फिर आपका ईयर कौन सा है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और आपकी ड्यू डेट कौन सी है, पेमेंट की ड्यू डेट कौन सी है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च, वो ईयर एंड से मैच नहीं कर रही। तो हर केस में क्या होगा, ईयर एंड के टाइम पे ऐसा होगा कि पहले 3 महीने हो चुके हैं, वो 3 महीने होने बाकी है, मतलब 6 महीने बाद इंटरेस्ट दिया जाता है ना 30 जून को, तो 31 मार्च के दिन स्टेटस क्या होगा कि 3 महीने हो चुके, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है, बट देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई। वो लायबिलिटी साइड पे दिखाना है 3 महीने का, भले उसकी ड्यू डेट नहीं आई, बट इस साल का है ना, जो कि पे नहीं किया, इस वजह से उससे लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है, नो, पक्का। ऐसा लग रहा है कि ये चीजें पता ही नहीं थी आप लोगों को, चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं पता, नहीं, ठीक है। तो सिंपल बात है, ये समझ में आ गया कि ऐसा होता है, और इसका यूज जो है वो आपको इंटरमीडिएट में ज्यादा है, इंटरमीडिएट में ज्यादा है, मतलब मैं ये बातें क्लियर करता ही हूँ, डेफिनेटली क्लियर करता हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये आने वाली है। इंटरमीडिएट में मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता, तो मुझे वो मतलब ऐसा नहीं था कि जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ाता नहीं था तब ये बताता नहीं था, मैं पहले से ही बताता हूँ कि ये कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पहले सीपीडी में आते थे, अभी फाउंडेशन में आएंगे, आ सकते, क्योंकि सिलेबस वही है ना, सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, एडवेंचर्स वैसे ही है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, अगर जो भी है पीएनएल अकाउंट में कितना डालना है, पीएनएल अकाउंट में कितना डालना है, पूरा जितना साल भर का उतना डाल देना है। वो तो पीएनएल अकाउंट साल भर का बनता है ना, उसमें पूरा इंटरेस्ट डाल दो। लेकिन अगर 31 मार्च पे ऐसा हो कि ड्यू डेट बाद में आने वाली हो इंटरेस्ट की, तो जितने दिन हो चुके हैं उसका आप नाम क्या दोगे, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, और वो क्या करोगे, लायबिलिटी साइड पे दिखाओगे। कहां पे दिखाओगे, लायबिलिटी साइड पे। क्लियर, कोई डाउट, नो, पक्का, डन। कोलेटरल वाला समझा, बाद में डिस्काउंट कैसे अलॉट करना है, डिस्काउंट या लॉस कैसे डालना है। मैंने आपको बोला कि अगर डायरेक्टली पैसे 5 साल बाद दे दो तो क्या करो, डायरेक्टली डिस्काउंट का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ना, डायरेक्टली 5 साल बाद रिपेमेंट हो जाए तो हर साल क्या करना है, हर साल क्या करना है, इक्वल डिस्काउंट इक्वल हर साल पीएनएल अकाउंट में डालना है, या वैसे 5 4 3 2 1 उसमें से कौन सा,
इक्वल, अगर डायरेक्टली 5 साल बाद रिपेमेंट होने वाला है। लेकिन अगर हर साल 2 लाख रिपेमेंट होने वाला है तो उस केस में 5 4 3 2 1, ये 5 साल के लिए था। यहां पे अगर 3 साल हो तो 3 साल हो तो 3 2 1, 6 साल हो तो 6 5 4 3 2 1। क्लियर? कोई डाउट है? अच्छा, ये पता था डिस्काउंट वाला कैसे अलोकेट करना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है। तो कहना है यहां पे कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के। पहला तो डिस्काउंट कब बुक करना है, लॉस। हमने कुछ 1-2 एंट्रीज देख ली, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 1-2 एंट्री देख ली शायद से, आगे की में हम देख लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसे डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा वहां पे क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी। एंड चौथा वहां पे क्या है, फोर्थ वन, कि इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या, एक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर? तो आगे चलो आगे का देखना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 3rd नंबर ना, कौन सा है बोलो? कोई ना, कोई ना बेटा, कोई नाल, कोई नाल ही है ना। अरे ये क्या बोल रहे हो, कोई नाल? थर्ड ना, 2 हो गए ना। अरे तुम रेगुलर नोट्स में देख रहे हो क्या? तुम दोनों सेम सेम शर्ट कैसे पहन के आ गए? हाँ गया दोस्ताना। दोस्ती उतनी ही हो कि वो दोस्ताना ना लगे। हाँ, सेम चेक्स, रेड वाइट ब्लू सभी सेम ही है। हाँ, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न। Modern Equipments Limited issued 4,12% debentures of 100 payable as follows. Oh madam, हाँ, oh मौशी, हाँ, तो 100 payable as follows on application 30 allotment 70। तो एप्लीकेशन के टाइम पे 30 और अलॉटमेंट के टाइम पे कितना 70। The debentures were fully subscribed and all the money was duly received।
एज पर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110 पर डिबेंचर। 110। देखो हमने कितने में लिया 100 ना, अरे हमने कितने में लिया 100 और कितना वापस करना है 110। 10 रुपए क्या है लॉस है। अब ये लॉस आपको बुक करना पड़ेगा एप्लीकेशन के टाइम पे या अलॉटमेंट के टाइम पे। बुक कब करना है, एंट्री में कब लाना है उसे, आप एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के टाइम पे। याद रखना अलॉटमेंट के टाइम पे, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे ये सर्टेन नहीं होता है कितने डिबेंचर्स इशू होंगे, अगर जितने आए सभी को डिबेंचर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं होता है। तो इस वजह से प्रेफरेबली अलॉटमेंट के टाइम पे कंफर्म होता है ना। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या कंफर्म होता है, कितने लोगों को डिबेंचर्स मिलेंगे, तो उतना हम लॉस दिखा सकते हैं। उसमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसे हो सकते हैं जो रिजेक्ट करने पड़े, किस वजह से कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, बाद में वहां पे क्या हो सकता है, दूसरा रीजन उसके ऊपर साइन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिल नहीं की, तो ऐसे रिजेक्ट किए जाते हैं। इस वजह से एप्लीकेशन के टाइम पे हमें पता नहीं होता है कभी भी कि कितने एक्चुअल में शेयर से डिबेंचर्स इशू होंगे। तो हम कोई भी एंट्री दिखाते हैं तो कब दिखाते हैं, मतलब ऐसे लॉस बुक करना हो गया वो कब दिखाते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे। क्लियर, आगे। हाँ हाँ बराबर। प्रीमियम है ना, मतलब एक साइड पे लॉस हो जाए, प्रीमियम देना है, प्रीमियम मिल नहीं रहा, प्रीमियम देना है, और प्रीमियम देना मतलब लॉस ही है ना, समझ में आ गया। 10 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने हैं, जब मिलते हैं ना 10 रुपए एक्स्ट्रा तो वो प्रीमियम है। अभी क्या हो रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो ये क्या है, प्रीमियम पेएबल विच इज अवर लॉस एट द सेम टाइम। तो वही अमाउंट हम सेपरेट करके रखेंगे, 10 रुपए देना है, लॉस है, और वो प्रीमियम पेएबल अकाउंट में रख देंगे। क्लियर। तो यहां पे सबसे पहले एंट्री बोलो मुझे, पहले एप्लीकेशन की एंट्री ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 4 लाख इनटू कितना 30 ना, कितना आता है 1 करोड़ 20 लाख। टू बोलो, %12 डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जाने दो। घर पे सिया भी मेरी नकल करती रहती है, तो आदत है मुझे। बच्चों के साथ रहूंगा तो बच्चों वाली हरकतें भी देखनी पड़ेंगी ना। हाँ वो कुछ अलग बात नहीं, वो भी मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही मतलब बोलती है, मतलब इरिटेट करने के लिए। मैं गुस्सा होता हूँ तो वो भी गुस्सा हो जाती है वैसे ही। हाँ तो मुझे गुस्सा भी आता है वैसे। हाँ अच्छा खासा आता है गुस्सा, ठीक है, बट मैं यहाँ पे दिखाता नहीं हूँ। तो हाँ डर, सर को गुस्सा नहीं आता, सिर्फ बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या? आपकी तरह डरने वाले नहीं है। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 क्या करे, आप लोग इतना परेशान करते हो कि वो गुस्सा घर पे निकलता है। हाँ क्या हुआ? नहीं, आप लोग इतना परेशान करते हो कि घर पे जाके गुस्सा निकलता है, ऐसा हो जाता है। जाने दो, क्या बताए।
नो पर्सनल कमेंट्स। हाँ हाँ वही तो। चलो 12% आगे क्या करना है, डिबेंचर अलॉटमेंट दिखाना है ना, लेकिन इस वक्त लॉस बुक करना है। लॉस कितना है 10, कितने 4 लाख के पीछे ना, 4 लाख एप्लीकेशन के पीछे। तो बोलो डिबेंचर अलॉटमेंट, नॉर्मल एंट्री अलॉटमेंट की, सिर्फ उसमें क्या डाल लेना है, वो जो लॉस है उसे आपको दिखाना है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख इंटू 70 ना, कितना आता है 2 करोड़ 80 लाख। चलो लॉस दिखाओ, मैं लॉस को क्या करना है, डेबिट। इंटू 10 ना, कितना आता है 2। फेस वैल्यू जानी चाहिए ना, कितना 2 करोड़ 8 लाख। ये ऊपर के 10 है बराबर ना, वो कहां पे जाएंगे, प्रीमियम पेएबल। प्रीमियम क्या, पेएबल ऑन रिडम्पशन। कितना है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, 40 लाख ना, 10 रुपए पर शेयर देने ना। मतलब क्या हो गया, हमने एक साइड पे दिखा दिया लॉस और दूसरी साइड पे दिखाया प्रीमियम पेएबल। ये लॉस जाने लगेगा कहां पे, बोलो स्लोली स्लोली, हल्लू हल्लू, कहां पे जाएगा, कहां पे, पीएनएल अकाउंट में जाएगा ना। मैंने बोला कि राइट ऑफ करना है, हल्लू हल्लू कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, और पीएनएल अकाउंट को डेबिट होता जाएगा और उतने की प्रोविजन ऑलरेडी बना के रखी है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब अल्टीमेटली अपने पास जब रिडम्पशन हो जाए उस वक्त 40 लाख एक्स्ट्रा अवेलेबल होने चाहिए। वो लॉस हमने डेबिट करके रखा है, वो प्रीमियम पेएबल में दिखा दिया कितना पैसा में लोगों को देना है। क्लियर, डिबेंचर का तो पैसा देना ही है, प्लस ये 40 लाख एक्स्ट्रा देना है, इस वजह से वो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करे। जितना पैसा मिला उतना तो हम वापस कर देंगे, प्लस जो मिला नहीं एडिशनली हमें वापस करना है, तो ये आपका लॉस है ना। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें, नो। अगली एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डन। अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये समझा। अगर अगर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मान लो कि यहां पे थोड़ा सा चेंज होता और ऐसा होता 98 में शेयर्स इशू किए, 98 में इशू किए और 110 पे रिडीम करने हैं, तो क्या करते आप, 12 रुपए। बट कैसे, एंट्री कैसे दिखा दे, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब वो अलॉटमेंट हो गया छोड़ दो, बैंक अकाउंट डेबिट 98, डिस्काउंट अब्लिक लॉस अकाउंट डेबिट 12। डिस्काउंट और लॉस एक ही है ना अल्टीमेटली, वो अलग अलग लिखो, डिस्काउंट 2 और लॉस 10, ऐसा कर सकते हो डेबिट साइड पे, या फिर एक साथ ही लिख दो क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट वैसे सेम ही होता है। 2 डिबेंचर्स अकाउंट कितना, 2 डिबेंचर्स अकाउंट कितना, डिबेंचर में कितना डालोगे 100, फेस वैल्यू ही डालते हो हमेशा, भाई 100 जाएगा। ओके, तो डेबिट साइड पे 110 का डेबिट दिया है ना, 98 और 12 लॉस। क्लियर,
क्रेडिट साइड पे डिवेंचर अकाउंट में कितना डाला 100 और ऊपर का 2 प्रीमियम पेएबल कितना है 10 प्रीमियम पेएबल 10 ही है ना समझा गया ओके तो आगे एग्रोटेक लिमिटेड इश्यूड 150 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ये वही अभी मैंने जो बोला उसके जैसा है 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6% मतलब हमने 6% डिस्काउंट दिया रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% मतलब बेसिकली हुआ क्या 100 का है 6% डिस्काउंट मतलब 94 लिए और 5% प्रीमियम देना प्रीमियम हमेशा किस पे कैलकुलेट कर दो फेस वैल्यू पे ना मतलब कितना 105 मतलब 94 में लिए पैसे लिए 94 और देने कितने 105 लॉस कितना हो रहा है लॉस कितना हो रहा है 11 लॉस कितना हो रहा है 11 समझ में आ गया समझा कि नहीं हाँ है ना हाँ समझा ठीक है तो से 6% लॉस 100 में से तो कितना आता है 94 और देना कितना है 5% एक्स्ट्रा मतलब 105 ये तो आता है 11 लॉस कितना आता है 11 क्लियर तो यहां पे आगे आगे क्या दिया हाँ आफ्टर 3 years पेएबल 50 ऑन एप्लीकेशन एंड 44 ऑन अलॉटमेंट रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो बोलो पहले तो लिखो इश्यूड एट issued at 100 minus 6%. Eleven, ठीक है 11 लॉस कितना है 11 ना तो पहले एंट्री बोलो बैंक एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सही भावनाओं को समझो मैंने पहले ही बोला था ना डिबेंचर होता सब आयाम अनुसार आपके जैसा यंग थोड़ी ना हूं मैं बूढ़ा होने लगा हूं ठीक है तो कितना कितने हैं टोटल 150 लाख इनटू कितना आ गया पहले एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मिल रहा है 50 ना 50 बोलो कितना आ गया 75 करोड़ ना डन आगे क्या होगा लॉस अभी बुक नहीं करना अलॉटमेंट के टाइम पे ठीक है अभी अगला क्या डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना है आगे बोलो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है 150 लाख इंटू 44 ना कितना आता है 66 करोड़ ना अभी लॉस बुक करो लॉस कितना है 11 ना लॉस कितना है 11 तो लॉस डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन डिबेंचर डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन डिबेंचर
कितना है 150 लाख इंटू 11 कितना आता है 16.50 करोड़ ना, ये लॉस हो गया 2। अभी ध्यान रखना आपको डिबेंचर अकाउंट में कितने डालने हैं फेस वैल्यू, पहले 50 रुपए डाले थे, अभी कितने डालना है फेस वैल्यू कंप्लीट करने के लिए अभी कितना डालना है 50 ना, ठीक है 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट, $50 कितना आता है 75 करोड़। एंड लास्ट वन क्या, एक बचा है ना 75 टू प्रीमियम पेएबल, ऑन रिडम्पशन कितना 150 लाख इंटू 5 ना, प्रीमियम 5 ही पेएबल है ना, 5% प्रीमियम याद है क्या, तो प्रीमियम पेएबल में 5% ही जाएगा कितना 7.5 करोड़, बराबर ना। अगली एंट्री बोलो, इसमें कोई डाउट है, नो पक्का, अगली एंट्री बोलो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, अगली क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, एक्चुअल में कितना आएगा 66 करोड़ ना, 66 करोड़। क्लियर, कोई डाउट है, नो हाँ कौन सी वाली, कौन सी, क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहां पे देखो अलॉटमेंट के टाइम पे 44 आने वाले थे, 6 रुपए नहीं आएंगे, 6 रुपए क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डिस्काउंट है, प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा देने, मतलब 11 रुपए का लॉस है। तो मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीवेबल कितना है वो दिखा दिया, 150 लाख इंटू 44 66 करोड़, बराबर। प्लस लॉस कितना हो गया, अभी एक लॉस देखो उसमें दो चीज है, एक तो 6 रुपए का डिस्काउंट और 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, मतलब टोटल 11, तो 150 लाख इंटू 11 कितना होता है 16.50। अभी डिवेंचर अकाउंट में क्या डाला जाता है फेस वैल्यू, पहले 50 रुपए डाल दिए डिवेंचर अकाउंट में, पहले एप्लीकेशन टाइम पे कितने डाल दिए 50, और अभी और कितने डालने पड़ेंगे 50, तब जाके 100 कंप्लीट होंगे, फेस वैल्यू कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे 150 लाख इंटू 50 मैंने कितना डाल दिया 75 करोड़, और ऊपर का क्या कर दिया प्रीमियम पेएबल, ये देना है प्रीमियम, कितना है वो 5 रुपए का प्रीमियम है ना, तो 7.5 करोड़ का प्रीमियम देना है। क्लियर, लॉस ज्यादा है बट उसमें से प्रीमियम पेएबल कितना है 7.5 करोड़, क्यों, क्योंकि इसमें लॉस में दो चीजें आती है, वन इज डिस्काउंट, अनदर इज, पहला क्या है डिस्काउंट और दूसरा क्या आएगा, क्या आ गया प्रीमियम, समझ में आ गया। तो प्रीमियम पेएबल दिखा दिया प्लस डिस्काउंट भी दिखा दिया। अब ये ऊपर का जो डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस है वो कहां पे जाएगा P&L अकाउंट में, वो कैसे वो मैंने आपको बता दिया, इक्वली या फिर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में, वो डिपेंड करता है कैसे रिपेमेंट होने वाला है। क्लियर, अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, क्लियर, कोई डाउट, नो, चलो अभी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक मतलब आगे लॉ का लेक्चर होगा।